आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं मुल्क का सबसे अहम बहस का प्रोग्राम। मुल्क में जब जब भी इंतखाबात का दौर आता है तब तब किसी न किसी बहाने मदारिस पर निशाना साधा जाता है। कभी मदारिस को आतंक की फैक्ट्री कहा जाता है तो कभी दहशतगर्दों की पनाहगाह। लेकिन इस तरह के मुतनाज़ा बयान देने वाले लीडरों को शायद मालूम नहीं है कि इन्हीं मदारिस से पढ़कर माजी में कई लोगों ने मुल्क का नाम रोशन किया है और आज भी ये मदारिस इल्म की शमा रोशन कर रहे हैं। आखिर मदारिस को लेकर इस तरह की बातें बार बार क्यों होती हैं, आज इसी पर हम बात करेंगे, क्योंकि हम भी कहकर ही मानेंगे। आपको बता दें कि आसाम से जो शगुफा छोड़ा गया था, आसाम में मदारिस का इशू जिस तरह से उठाया गया था, उसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बीजेपी लीडरों ने इस पर मुतनाज़ा बयान दिए हैं। आखिर यह महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कुछ और है? आज इसी को हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ डिबेट में जुड़ेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि बार बार इस तरह के मुतनाज़ा बयानात आखिर क्यों दिए जाते हैं, इसकी आखिर जरूरत क्या है। जब जब मुल्क में इंतखाबात का माहौल होता है, सियासत गर्म होती है, तो मदारिस को निशाना क्यों बनाया जाता है, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ एजाज अहमद साहब हैं, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं इस्लामिक मदरसा मॉडर्नाइजेशन टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अश्विनी उपाध्याय जी हैं, बीजेपी के तर्जुमान हैं, कानून के बहुत अच्छे जानकार भी हैं। चंपक कलिता जी हैं, जो कि तर्जुमान है, स्पोक्सपर्सन है AIUDF के गुवाहाटी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और सलमान निजामी साहब हैं, जो कि कांग्रेस लीडर है, हालांकि उनकी तबीयत नासाज है लेकिन फिर भी हमारे साथ इस बहुत हसास और अहम इशू पर जुड़े हैं। तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले अश्विनी उपाध्याय जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। अश्विनी उपाध्याय जी, मैं सबसे पहले यही समझना चाहता हूं कि आखिर मदारिस को लेकर, मदरसों को लेकर बार बार ये चेमे गोइयां क्यों होती हैं, इस तरह के इल्जामात आखिर क्यों लगाए जाते हैं, इस तरह की बातें आखिर क्यों होती हैं? कभी मदरसों को दहशत की फैक्ट्री कहा जाता है, कभी कहा जाता है कि दहशतगर्द इन मदरसों में पनाह लेते हैं, यहां से पलते बढ़ते हैं। आखिर इस तरह के इल्जामात क्यों लगाए जाते हैं मदारिस पर? अश्विनी उपाध्याय जी। अबू हुरैरा जी, आज आपका विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा एक एक करके बात करें, जिससे ये, क्योंकि आपकी ये डिबेट मुझे लगता है बाद में भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वायरल होने वाली है। पहली बात तो ये कि असम में जो कहा गया उसको बहुत गलत तरीके से चारों तरफ फैलाया गया। असम की सरकार ने ये कहा है कि सरकारी पैसे से मदरसे नहीं चलेंगे, और भारत का संविधान भी यही कहता है। भारत के संविधान में सरकारी पैसे से कोई चर्च, सरकारी पैसे से कोई मदरसा, सरकारी पैसे से कोई गुरुकुल नहीं चल सकता। हाँ, प्राइवेट लोग चलाना चाहे, अपने पैसे से चलाना चाहे, वो कम्युनिटी अपने आप पैसा इकट्ठा करके, चंदा करके या ज़कात के पैसे से चलाना चाहे, वो चला सकती है, लेकिन सरकारी पैसे से नहीं चलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश जो असम में अभी तक जो असम में चल रहा था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चल रहा था, वो संविधान के खिलाफ चल रहा था। अब जो सरकार ने निर्णय लिया है वो संविधान की भावना के अनुसार लिया है। ठीक है। अब मैं आता हूं दूसरे विषय पे, जहां तक मदरसे की बात है। देखिए, मदरसे की बात आप केवल भारत में मत देखिए अबू हुरैरा साहब। अभी 20-25 दिन पहले पाकिस्तान में करीब 20 लाख लोग सड़क पे आए थे, और वो क्या रहे? अश्विनी उपाध्याय जी, अश्विनी उपाध्याय जी, पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना? और वो पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना? अश्विनी उपाध्याय जी, पाकिस्तान को बीच में क्यों ले आते हैं? बीजेपी पाकिस्तान के बगैर आखिर कोई मसले पर बात क्यों नहीं करती? अश्विनी उपाध्याय जी, अबू हुरैरा, मैंने आपको पहले कहा था, इतना महत्वपूर्ण विषय है तो इसको आप TRP के नजरिए से मत देखिए, पूरी बात को समझने की कोशिश करिए। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, पाकिस्तान में 20 दिन पहले करीब 20-25 लाख लोग सड़क पे आए, और वो कह रहे थे हिंदू छोड़ो, हिंदू तो काफिर है ही है, सिख काफिर है, क्रिश्चियन काफिर है। वो कह रहे थे कि सिया काफिर है,
वो कह रहे हैं कहां ले जा रहे हैं अश्विनी उपाध्याय जी इशू को? अश्विनी उपाध्याय जी इशू को कहां ले जा रहे हैं? आप ही कह रहे हैं कि इशू बहुत अहम है, बहुत हसास इशू है, सेंसिटिव इशू है, फिर आप इसे कहां लेकर जा रहे हैं? आप हिंदुस्तान में बात कीजिए। आखिर जो बार बार कहा जाता है कि इन मदरसों में दहशतगर्द पढ़ते हैं, इन मदरसों से आतंकी फैक्ट्रियां चलती हैं इन मदरसों में, मैं उसके बारे में समझना चाह रहा हूं। मदरसे में जो आतंकी फैक्ट्रियां चलती, मैं उसके बारे में समझना चाह रहा हूं अश्विनी उपाध्याय जी। आप सुनना नहीं चाहते? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, जो इल्जाम उषा ठाकुर जी ने मध्य प्रदेश में लगाया है, जो बीजेपी के एमएलए महाराष्ट्र में अतुल ने जो इल्जाम मदरसों पर लगाया, मैं उसे समझना चाह रहा हूं। मैं पाकिस्तान की बात नहीं करना चाह रहा हूं, पाकिस्तान की मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाह रहा हूं अश्विनी उपाध्याय जी। आपका काम सवाल पूछना है, जवाब मुझे कैसे देना मैं आपको बता रहा हूं ना। नहीं, देखिए अश्विनी उपाध्याय जी, आप अश्विनी उपाध्याय जी बहुत सीनियर हैं, डिबेट में अक्सर मेरे साथ बैठते हैं। मैं चाह रहा हूं कि डिबेट में डिबेट की बात हो, टॉपिक पर बात हो, ईरान तुरान की बातें ना हो। वक्त बहुत कम है अश्विनी उपाध्याय जी। बता रहा हूं, आप सुनना नहीं चाहते। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप जब सही बात करेंगे तो सुनी जाएगी। यार मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे मत बुलाया करिए प्लीज। मैं नहीं आना चाहता आपके डिबेट में। मैं इतनी जरूरी बात बताने जा रहा हूं, आप सुनना नहीं चाहते। नहीं, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान की मिसाल क्यों दे रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान की मिसाल अश्विनी जी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो लेटेस्ट एग्जांपल है, 20 दिन पुराना, इसलिए मिसाल दे रहा हूं आपको। वो लेटेस्ट एग्जांपल है 20 दिन पुराना, इसलिए आपको मिसाल दे रहा हूं। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जो मदरसे, सुन्नियों के मदरसे में सिखाया जाता है कि सिया काफिर है, सिया के मदरसे में सिखाया जाता है कि सुन्नी काफिर है, बाकी सारे मदरसे में सिखाया जाता है कि हिंदू काफिर, सिख काफिर, बौद्ध काफिर, सारे काफिर। और दुनिया के सारे मदरसों में सिखाया जाता है कि महिला पुरुष समान नहीं है, महिला पुरुष को बराबर का अधिकार नहीं मिल सकता। और तो और छोड़ दीजिए, मैं आपको मदरसों की बात बता रहा हूं, यहां यह तक भी कहा जाता है कि अगर एक पिता के 4 पत्नियां हैं और चारों पत्नियों में अलग अलग बच्चे हैं, यानी सौतेले भाई, उनको भी बराबर का अधिकार नहीं मिलता। दूसरी बात, पाकिस्तान में मदरसे बैन किए जा चुके हैं। देखिए ये बातें सब धर्म से जुड़ी हुई हैं अश्विनी उपाध्याय जी, ये तमाम बातें धर्म से जुड़ी हुई हैं। लेकिन मैं आतंकवादी ढूंढ रहा हूं मदरसे में, मैं आतंकवाद ढूंढ रहा हूं मदरसे में। जो बात उषा ठाकुर जी ने कही, मैं वो चीज ढूंढ रहा हूं मदरसों में। मैं मदरसे में आतंकवाद ढूंढ रहा हूं, दहशतगर्दी में ढूंढ रहा हूं मदरसों में। अरे मैं आपको वही बताना, मैं आपको दहशतगर्दी बता रहा हूं। पाकिस्तान ने मदरसों को क्यों बैन किया? क्योंकि मदरसों से दहशतगर्द पैदा हो रहे थे। बांग्लादेश ने मदरसों को क्यों बैन किया? क्योंकि मदरसों से दहशतगर्द पैदा हो रहे थे। नहीं, यहां बार-बार, ठीक है अश्विनी उपाध्याय जी, आप कहेंगे कि बार-बार मैं रोक रहा हूं। मैं सलमान निजामी साहब को भी जोड़ लेता हूं, सबको जोड़ लेता हूं, उसके बाद आ रहा हूं। बहुत अहम इशू आपने छेड़ा है अश्विनी उपाध्याय जी। चंपक कलिता जी, जो कि AIUDF के स्पोक्स पर्सन, वो भी मेरे साथ गुवाहाटी से जुड़ गए। चंपक जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं सलमान निजामी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सलमान निजामी साहब, जिस तरह से बीजेपी को बार बार मदरसों में दहशत की फैक्ट्रियां, दहशतगर्द नजर आते हैं, कांग्रेस को नजर क्यों नहीं आते हैं? कांग्रेस की आखिर निगाहें कहां चली जाती हैं? क्यों मदरसों में ताक झांक नहीं करती है? देखिए सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि अभी भाजपा के प्रवक्ता जो है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को, हिंदुस्तान के शिया और सुन्नियों को पाकिस्तान के शिया और सुन्नियों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है, ये पाकिस्तान के प्रवक्ता बैठ के यहां बोल रहे हैं कि शियाओं के साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। इनको मैं बोलूं कि वहां जो हो रहा है वो उनका लेना देना है। हमारे हिंदुस्तान में शिया और सुन्नी एक हैं। कोई भी ऐसा हादसा आपको नहीं मिलेगा जो आपस में कोई रंजिश या किसी का कत्ल हो रहा हो। यही हमारे देश की खूबसूरती है, और पाकिस्तान के साथ हमारे मुसलमानों को ना जोड़ा जाए। दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कि दहशतगर्द जो है मदरसों से जो है बन रहे हैं, आप मुझे बताइए, बिहार का शाहिद खान है, उसने IAS क्वालिफाई किया, वो भी तो मदरसा से आया है। आप मुझे बताइए, पंकज कुमार जो है, जो जम्मू में ISI के साथ पकड़ा गया, क्या वो किसी मदरसा के साथ था? ये जो भाजपा है, ये हमेशा चुनाव में कोई ना कोई मजहब का रंग देना चाहती है। अब बिहार में चुनाव हुआ तो मदरसा बीच में आया, फिर उससे पहले जो है दिल्ली में चुनाव था तो CA NRC। आज क्या हुआ CA NRC का?
आज क्यों बोलती बंद है, आज क्यों आपको अपने फैसले वापस लेने पड़े, आज क्यों नहीं आप एनआरसी इंप्लीमेंट करें पूरे देश में। तो यही इनका प्रोपोगेंडा है, किस तरीके से चुनाव आए और किस तरीके से मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जाए और पोलराइज किया जाए इलेक्शन को। और आज ये शर्म की बात है कि आज पाकिस्तान को बीच में ला रहे हैं। अरे पाकिस्तान भाड़ में जाए, हमें क्या पाकिस्तान। ठीक है, मैं सभी को जोड़ लेता हूं। चंपक कलिता जी भी इंतजार करो और एजाज अहमद साहब भी इंतजार कर रहे हैं। मैं चंपक कलिता जी आपके पास आना चाहूंगा। चंपक कलिता जी, जो कुछ आसाम में सरकार ने मदरसों के साथ किया, जिस तरह से अश्विनी जी कह रहे हैं कि उस मसले को बहुत अच्छे से समझा नहीं गया, जितने इदारे थे, जितने धर्म के इस तरह के इदारे थे, उन सब पर इस तरह की पाबंदी लगाई गई। क्या सच्चाई यही है या सिर्फ मदरसों पर इस तरह से बैन किया गया है? सच्चाई क्या है चंपक कलिता जी? चंपक जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? ठीक है, मैं एजाज अहमद साहब आपके पास आना चाहूंगा। एजाज साहब, जो कि इस्लामिक मदरसा मॉडर्नाइजेशन टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं। एजाज अहमद साहब, बार बार इस तरह की बातें मदारिस को लेकर की जाती है और खासतौर से जब मुल्क में कहीं इंतखाबात हों उस वक्त इस तरह की बात होती है। आसाम में जो कुछ हुआ, चलिए ठीक है वो अपनी जगह, लेकिन जिस तरह से बयान उषा ठाकुर का मध्य प्रदेश में आता है कि मदरसों में क्या क्या कुछ नहीं होता है, इसी तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी के एमएलए अतुल का बयान आता है मदारिस को लेकर। उन्होंने उद्धव ठाकरे से कहा कि मदारिस को बंद किया जाए। ये आपकी नजर में वाकई में इसके पीछे कोई सच्चाई, कोई हकीकत है या इस पर सिर्फ सियासत की जाती है? अरशद साहब, एजाज अहमद साहब। देखिए, सरकार ने मदरसे बनाए नहीं है तो सरकार मदरसा बंद कैसे करेगा? मदरसे हमारी कम्युनिटी अपने चंदे से बनाई है। दूसरी बात यह है कि पूरे भारत में 50,000 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिसमें से सिर्फ 4% मदरसे ऐसे हैं जिनको सरकारी सहायता मिल रही है। सिर्फ 4%? सरकार ने सरकार ने जो है एनसीईआरटी सिलेबस 3 साल पहले ही लगा दिया है मदरसों में। तो क्या एनसीईआरटी सिलेबस धार्मिक शिक्षा है? दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि पूरे भारत में 50,000 मदरसा आधुनिकीकरण टीचर काम करते हैं। जो योजना माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय माननीय मुरली मनोहर जोशी जी ने चलाया था, बीजेपी ने खुद इसी स्कीम को चलाया था, मदरसों में आधुनिकीकरण शिक्षा देने की। तो अब आप बताइए कि 4 साल से जो आधुनिकीकरण टीचर है, इसको केंद्र सरकार ने केंद्रांश नहीं दिया। तो 4 साल से तो आपने वैसे ही केंद्रांश नहीं दिया। टीचर आत्महत्या कर रहे हैं, कई टीचर मर चुके हैं, कई टीचर मायूसी में मर गए। कई बार आपके चैनल पे भी इस मैटर पे डिबेट हो चुकी है। तो जहां बात इस चीज की आती है, तो जितने भी टीचर काम कर रहे हैं मदरसों में, वो कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दे रहे हैं। वो तो सभी मदरसों में साइंस, मैथ, कंप्यूटर साइंस, आधुनिक शिक्षा जो मदरसे के स्टूडेंट हैं उसको मूल धारा में जोड़ने के लिए वो शिक्षा देते हैं। तो अगर सरकार ये कहे कि धार्मिक शिक्षा चल रही थी मदरसों को, हम उसको बंद कर रहे हैं, तो ये तो झूठ बात है, क्योंकि धार्मिक शिक्षा चल ही नहीं रही थी। मदरसों में जो टीचर सरकार ने रखे हैं वो टीचर मॉडर्नाइजेशन सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। तो अगर सरकार ऐसा कर रही है तो सरकार देश में आधुनिक शिक्षा को बंद करना चाह रही है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है एजाज साहब, हम दोबारा से आएंगे। चंपक कलिता जी मेरे साथ गुवाहाटी से जुड़ चुके हैं। चंपक कलिता जी, जो कुछ सरकार ने मदरसों के साथ या दूसरे धर्म के जो इदारे हैं उनके साथ जो कुछ किया, कितनी सच्चाई नजर आती है? सरकार की नीयत पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, अभी जो मेरा बीजेपी का स्पोक्स पर्सन सज्जन बोल रहे थे पाकिस्तान के बारे में, ये इनको जब अपना कन्वीनियंस हो तो पाकिस्तान ले आते हैं, जब अपना कन्वीनियंस हो तो पाकिस्तान को चुनाव में ले आते हैं। अभी जो मदरसा का आजादी में जो बात हो गई, आसाम में जो कुछ मदरसों के साथ हुआ वो बताइए ना। मैं तो वहीं पे जा रहा हूं ना। जंगे आजादी में मदरसा का जो किरदार है, जिस समय आरएसएस बरतानिया से माफी मांग रहे थे, उस समय मदरसा के उलेमा दिल्ली से लेके लाहौर तक 64,000 उलेमाओं ने अपना कुर्बानी दी।
इसीलिए अभी आरएसएस का जो निजाम है, हुकूमत है बीजेपी का द्वारा, इसीलिए वो बर्तानिया के चमचे ये आरएसएस बीजेपी और जंगे आजादी में जो कुर्बानी दिया वो मदरसे के उलेमाओं ने उसका बदला ले रहा है। इसीलिए ये मदरसे बंद करना चाहते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, अभी बिहार में चुनाव है, बिहार में चुनाव में बीजेपी की बुरा हाल है। अभी उनको बिहार चुनाव के मद्देनजर ये हिंदू मुसलमान करना है, इसीलिए मदरसे का ये इशू लेके आ रहा है। चुनावी एंगल भी इसमें नजर आ रहा है, इसमें चुनावी एंगल भी नजर आ रहा है। अश्विनी उपाध्याय जी, आपके पास आना चाहूंगा, आप अपना जवाब दीजिएगा। लेकिन मेरा सवाल, जिस तरह से एजाज अहमद साहब ने बताया कि सिर्फ 4% मदरसे ऐसे हैं जिनसे ग्रांट मिलता है गवर्नमेंट से, सवाल ये उठता है कि 4% इन मदरसों को आखिर, जब इसमें इतनी कमियां हैं, जब मदरसों में आतंकवाद पनपता है, जिस तरह के बयान लगातार आते रहते हैं, फिर सरकार इन्हें ऐड आखिर क्यों देती है, इनकी मदद क्यों करती है? तो अमित शाह आपने उनके मुंह से सुन लिया, 4% को ऐड देती है, 96% ऐसे हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते। तो मेजॉरिटी क्या हुआ? आप 4% को मेजॉरिटी मानते हैं, 96% को मेजॉरिटी मानते हैं। दूसरी बात, अरे सुनो भाई, चंपक जी सुन लीजिए, आपकी बात हो गई, अब खामोश हो जाइए। चंपक जी खामोश हो जाइए, अश्विनी जी बात पूरी कर लीजिए इसको। हाँ, अबू हुरैरा, पहली बात तो ये कि 4% लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन वो भी अपनी ऑडिट नहीं कराते। सरकार ने गाइडलाइन तय किया है कि उसका जो टीचर ट्रेंड होना चाहिए, वहां पे क्या क्या विषय पढ़ाया जाएगा, उस स्कूल की फाइनेंशियल ऑडिट होगी, उसको कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, एक पूरा सेट पैरामीटर है। उस पैरामीटर पे मात्र 4% मदरसे फिट बैठे हैं, लेकिन वो 4% भी ऑडिट कराने के लिए तैयार नहीं है। जहां तक ये बात कर रहे हैं सैलरी की बात, जो मदरसे रजिस्ट्रेशन के बाद ऑडिट करा रहे हैं उनको सैलरी जा रही है, जो ऑडिट नहीं करा रहे उनका कुछ और खेल चल रहा है, उनको नहीं जा रही है। अब मैं आता हूं दूसरी बात पे। देखिए अबू हुरैरा, हमें कभी कभी ना ईमानदार होना पड़ेगा, हमें टीआरपी और हिंदू मुस्लिम से बाहर उठना पड़ेगा। सुनिए, एक बार सुनो भाई, ये सरकारी है, ये ऑडिट कौन कराएगा? अरे कराएगा, कौन है ये कराएगा? आप क्यों चंपक कलीजा जी सुन लीजिए, आपकी बारी आएगी। चंपक जी सुन लीजिए, मत कराइए हमको। चंपक जी सुन लीजिए। अश्विनी जी बात पूरी कर ली, मैं आपके पास आ रहा हूं। अश्विनी जी बात पूरी कर लीजिए। सुनिए, एक बहुत बड़ा झूठ परोसा जाता है कि आजादी के आंदोलन में मदरसों का योगदान। अरे मदरसे खिलाफत आंदोलन में शामिल थे, मदरसों के जो मौलाना थे वो तुर्की के खलीफा के पक्ष में लड़े थे, और भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था उसमें सबसे बड़ा योगदान मदरसों का था, उनके मौलानाओं का था। अब दूसरी बात में आता हूं, भारत ही नहीं, ईरान में अशांति क्यों है? मदरसों के कारण। इराक अशांत क्यों है? मदरसों के कारण। सीरिया अशांत क्यों है? मदरसों के कारण। पाकिस्तान अशांत क्यों है? मदरसों के कारण। बांग्लादेश अशांत क्यों है? मदरसों के कारण। अफगानिस्तान अशांत क्यों है? मदरसों के कारण। तो क्या है, आप तमाशा कर रहे हैं? और जो बात अफगानिस्तान में पढ़ाई जाती है, जो इराक में पढ़ाई जाती है, जो सीरिया में पढ़ाई जाती है, जो अश्विनी उपाध्याय जी, कई मुल्कों के आप नाम गिना लिए। मैं चाह रहा था कि हिंदुस्तान में ही डिबेट होती मदरसों पर, लेकिन कई ऐसे मुल्क हैं जहां पर मदरसे चलते और वहां पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, वहां पर कोई अशांति नहीं है। चाहे सऊदी अरब की बात कर लिए, दुबई की बात कर लिए, यूएई की बात कर लिए, वहां पर आईपीएल भी हो रहा है, इस तरह के मैचेस भी हो रहे हैं। तो कई ऐसे मुल्क हैं जहां पर ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि डिबेट पर ही बात हो। अश्विनी उपाध्याय जी, अबू हुरैरा जी के मदरसों में भी कोई आतंकवादी सुनिए, आखिर चीन ने, सुन लीजिए, चाइना ने मदरसों को क्यों बैन किया? अमेरिका ने मदरसों को क्यों बैन किया? फ्रांस ने मदरसों को क्यों बैन किया? यूके ने मदरसों को क्यों बैन किया? जापान ने मदरसों को क्यों बैन किया? सिंगापुर ने मदरसों को क्यों बैन किया? क्यों किया, अगर सब कुछ शांत चल रहा था? और जहां तक 58 मुस्लिम कंट्री है, उसमें से मात्र 8 देश ऐसे हैं मुस्लिम के जो शांत है। 58 देशों में से 50 देश ऐसे हैं जहां अशांत है। अब वो जो 50 मुस्लिम कंट्री अशांत है, जहां मारकाट मची हुई है, जहां सिया सुन्नी आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, उसका मूल कारण मदरसा और कुछ नहीं है। नहीं, अश्विनी उपाध्याय जी, मेरे ख्याल से आप भूल रहे हैं कि यहां पर मिसाइल मैन जो हमारे साबिक सदर जमहूरिया एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं, वो भी मदरसे के पढ़े हुए थे, और उन जैसे बहुत से ऐसे शख्सियतें हैं जिन्होंने अपनी तालीम की शुरुआत मदरसों से ही की। तो ऐसा नहीं है, मदरसों के बारे में कुछ गलतफहमियां भी होती।
मैं सलमान निजामी आपके पास आना चाहूंगा। सलमान निजामी साहब फिर मेरा वही सवाल कि आखिर कांग्रेस के लीडरों को ये चीजें नजर क्यों नहीं आती हैं? बीजेपी की जब सरकार होती तो मदरसे बंद करने की नौबत आखिर क्यों आती है, या मदरसों पर इस तरह के सवाल क्यों उठते हैं? सलमान निजामी साहब। नहीं, बीजेपी ने मॉडर्नाइज किया। देखिए, जब चुनाव खत्म हो जाएगा और जब विदेश में जाएंगे, जब प्रधानमंत्री विदेश में जाएंगे चादर चढ़ाने के लिए, इनको मदरसों में ही जाना पड़ता है, मस्जिदों में ही जाना पड़ता है, क्योंकि वहां से उनको उन्हीं मुसलमान मुल्कों को जो आज गाली दे रहे हैं इलेक्शन की वजह से, उन्हीं मुसलमान मुल्कों से ये एड लेते हैं, चंदा लेते हैं वहां से। चाइना की बात कर रहे हैं, चाइना से तो आपने 9,000 करोड़ परसों चंदा लिया। आप क्या चाइना को मुकाबला करेंगे? आप जैसे बेगैरत लोग तो हमने देखे नहीं इस हिस्ट्री में। भाजपा के नेताओं को पहले बोलो कि हमारे सैनिक शहीद किए चाइना ने और उनसे चंदा लिया 9,000 करोड़। मैं आपसे पूछ रहा हूं। और दूसरी बात जो है, हिंदुस्तान के मदरसे जो हैं उसमें से मुझे बताइए कितने आतंकवादी निकाले? कश्मीर में भी आतंकवादी नहीं निकलते मदरसों में से। मदरसों में एजुकेशन जो मिल रही है वो दीनी भी मिलती है और साइंस भी पढ़ाया जाता है वहां, और दुनियाई भी और दीनी भी। और दूसरी बात यह है जो इन्होंने बोला कि मदरसे पूरी दुनिया में बैन किए गए, अमेरिका में तो कोई मदरसा बैन नहीं किया गया। मुझे दिखाइए, अभी चैनल पे दिखाइए मैं इनको चैलेंज करता हूं, दिखाइए मुझे कौन सा मदरसा बैन हुआ। इनको मालूम नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, ऐसे बोलते रहते हैं टीवी पे। 50 मुस्लिम कंट्रीज में आतंकवाद चरम पे है। अरे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर किस मदरसे से निकली? नहीं है। साध्वी प्रज्ञा किस मदरसे से है मुझे बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इराक में आपके जितने भी भाजपा के बलात्कारी है कितने मदरसों से निकले? वो शांति क्यों? अफगानिस्तान में बलात्कार आप लोग करते हैं, आतंकवाद आप लोग फैलाते हैं और बोलते हैं मदरसा बैन करेंगे। मदरसा से आईएस निकले, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद निकले। अच्छा, सीरिया मदरसे से आतंकवाद नहीं निकलता। चलिए ठीक है, मैं एजाज अहमद साहब आपके पास आना चाहूंगा। ठीक है, बात हो गई। सलमान निजामी साहब, अश्विनी उपाध्याय जी, बात हो गई। मैंने बहुत टाइम दे दिया। एजाज अहमद साहब, मदरसों पर जो बार बार इस तरह के इल्जाम लगते हैं, आखिर मदरसे वाले इनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? क्या मदरसों का मोरल डाउन नहीं होता है? जो लोग मदरसे से जुड़े उनका मोरल डाउन नहीं होता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अभी उपाध्याय जी बोल रहे थे, उनको जानकारी जरा भी नहीं है। वो बिना जानकारी के हर चीज बोलते रहते हैं कि 4% मदरसे जो है ऑडिट कराते हैं, बाकी मदरसे ऑडिट नहीं कराते। ये जिन मैं 50,000 मदरसों की बात कर रहा हूं, ये मदरसे बोर्ड से, मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है, और मदरसा शिक्षा परिषद और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में वित्त एवं लेखा अधिकारी मौजूद है। हर मदरसे का ऑडिट होता है। कैसी बात आप कर रहे हैं कि जिनका वो है ऑडिट नहीं, उनको तनख्वाह मिल रही है, जिनको नहीं मिल रहा है? ये हमारे जो 50,000 मदरसा आधुनिकीकरण टीचर काम कर रहे हैं, मदरसा आधुनिकीकरण योजना तो आपको खुद लेकर के आए थे। बता रहा हूं, मदरसों में बड़ा घोटाला हुआ है। उत्तर प्रदेश में ऑडिट में इतने घोटाले पाए। उत्तर प्रदेश में मदरसा के टीचर अपना सर्टिफिकेट नहीं जमा कर रहे, सारे फर्जी सर्टिफिकेट। सरकार तो वहां आप ही की है अश्विनी उपाध्याय जी, योगी जी की सरकार है वहां पर। ये तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है अश्विनी उपाध्याय जी। सुनिए, देखिए, भारत, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप बात कह रहे हैं सबसे बढ़िया है पूरे देश में समान शिक्षा लागू किया जाए। अब कि पूरे देश में यूनिफॉर्म एजुकेशन हो। ठीक है अश्विनी उपाध्याय जी, मैं एक लास्ट कमेंट आपसे ले लेता हूं। अश्विनी उपाध्याय जी, मदरसों की बात करें या शिक्षा और तालीम की बात करें या कॉमन एजुकेशन की, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, ये तमाम इशू आखिर चुनाव के वक्त ही क्यों याद आते हैं? आप लोग चुनाव के वक्त ही आखिर क्यों जगते हैं? आसाम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से इस तरह की आवाजें आखिर चुनाव के वक्त ही क्यों उठती हैं? अश्विनी उपाध्याय जी, साल भर इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? इसको अबू रहरा, आप साल भर चर्चा नहीं करते, अब आज आप चर्चा कर रहे हैं इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं। आप जब इस तरह की बातें निकल कर आती हैं तब उस पर डिबेट होती है। जब इस तरह की बातें निकल कर आती हैं, आसाम से ये इशू शुरू हुआ अश्विनी उपाध्याय जी, और मध्य प्रदेश में देखिए आपकी जो मिनिस्टर, उन्होंने किस तरह का बयान दिया। जब दहशतगर्दी के अड्डे हैं ये मदरसे, आखिर बंद क्यों नहीं होते हैं? जब आपकी एजेंसियां क्या कर रही है अश्विनी उपाध्याय जी? सरकार की एजेंसियां आखिर कर क्या रही है अश्विनी उपाध्याय जी? हाँ, मैं आपसे क्या, देखिए, पूरे दुनिया में यह देखा गया है कि जिन देशों में यूनिफॉर्म एजुकेशन है, सिस्टम है, वहां वो देश बहुत तेजी से
आगे बढ़ा है। तो मैं ये कहता हूं, अश्विनी उपाध्याय जी, मशवरा तो आप सरकार को दीजिए, आपकी सरकार है, इससे मुनासिब वक्त तो नहीं मिलेगा आपको मशवरा देने के लिए। बीजेपी की सरकार है, आपकी सरकार है, अगर वहां पर आप ये मशवरा दें, इस चीज को आगे बढ़ाएं। अब जैसे मैंने यूनिफॉर्म एजुकेशन की बात की, आप उसमें टोकने लग गए। नहीं, बिल्कुल आप बात कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि मशवरा टीवी डिबेट पर मत दीजिए, आप सरकार को ये मशवरा दीजिए, सरकार के सामने बातें उठाइए। अश्विनी उपाध्याय जी, नहीं, बहुत जिम्मेदार शख्स हैं आप। ये मशवरा टीवी डिबेट में इसलिए जरूरी है। अच्छा, मदरसे का मशवरा आप टीवी डिबेट में उठाओगे और यूनिफॉर्म एजुकेशन टीवी डिबेट में नहीं होना चाहिए, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं, जब जरूरी है अश्विनी उपाध्याय जी, तो सरकार के सामने चीजें आनी चाहिए, नहीं चलेगा। सरकार के सामने चीजें आनी चाहिए। मैं तो दर्शकों, मैं न्यूज 18 के दर्शकों से इतना आग्रह करता हूं, आप लोग खुद सोचिए कि क्या कितना बढ़िया होगा जब भारत में 18 साल तक के सभी बच्चों का, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, कश्मीर का हो, कन्याकुमारी का हो, कच्छ का हो, कामरूप का, सबकी किताब एक हो, सब लोग अपने अपने मातृभाषा में पढ़े, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सबका अपना स्टेट लैंग्वेज हो, लेकिन कंटेंट कॉमन हो। चंपक कलिता जी, क्या आसाम से इसकी शुरुआत हो गई? जो बात यहां पर अश्विनी उपाध्याय जी कर रहे हैं, यूनिफॉर्म एजुकेशन की, क्या आसाम से आपको लग रहा है शुरुआत हो चुकी है? सरकार ने वहां पर इसकी शुरुआत कर दी है? देखिए, बीजेपी आरएसएस को यूनिटी नहीं चाहिए, इनको यूनिफॉर्मिटी चाहिए। और ये जो बोल रहे हैं, इनको शेखुल हिंद महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह के बारे में नहीं मालूम, हुसैन अहमद मदानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में नहीं मालूम। जमीयत उलेमा हिंद भारत के तकसीम के मुखालिफत में था, लेकिन ये सावरकर था, ये जो आरएसएस था, ये टू नेशन थ्योरी लेके आए। ये जो मदरसा है, उलेमा है, ये भारत का तकसीम को, ठीक है, देखिए, ठीक है, मदरसों पर बार बार इस तरह की चीजें उठती हैं। जो बात अश्विनी उपाध्याय जी कह रहे हैं यूनिफॉर्म एजुकेशन की, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मदरसों पर महज जमा खर्च इस तरह से नहीं होना चाहिए, इस तरह के इल्जामात नहीं लगने चाहिए कि मदरसे भी तालीम फैलाने और तालीम और इल्म की रोशनी फैलाने के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये मदरसे नहीं होंगे तो सैकड़ों और लाखों की तादाद में बच्चे, गरीब बच्चे जो बड़े बड़े स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, उनकी तालीम अधूरी रह जाएगी। इस पर सरकार को भी सोचना चाहिए। और सबसे अहम ये, जो लोग इस तरह के इल्जामात लगाते हैं उसकी छानबीन होना चाहिए और उन लोगों पर सख्त से सख्त कदम उठाया जाना चाहिए कि आखिर इसके पीछे सच्चाई क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी उपाध्याय जी, सलमान निजामी साहब, चंपक कलिता जी और एजाज अहमद साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।